हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर करे, बिना अपना टाइम वेस्ट करे हुए, और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या सेशन रहेगा। आज के जो होम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी डेली प्रैक्टिस करते रहिए। जो एग्जाम की डेट है वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या रहेगा। पूछा है, मूल्य की विशेषता नहीं है। पूछा है जो मूल्य है, हमारी वैल्यू है, इसकी विशेषता नहीं है। तो मूल्य की जो विशेषता नहीं होती बच्चों, ऑप्शन में दिया है, क्या ये ऐच्छिक होते हैं, क्या ये संतुष्टिदायक होते हैं, क्या ये आपस में संबंधित होते हैं, या फिर मापन में संभव, या फिर इनका मापन संभव नहीं है। तो जो मूल्य की विशेषता नहीं होती बच्चों, वो ये होता है कि इसका मापन संभव नहीं होता। ये ऐच्छिक भी होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं जो वैल्यू होती है, और ये संतुष्टिदायक भी होते हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करते हैं उसकी लक्ष्य की प्राप्ति में। जो एक व्यक्ति है वो अपने गोल को अचीव करता है, उसको पीछे से मोटिवेशन का काम कराते हैं। उसका व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार उसके मूल्य ही बताते हैं। तो मूल्य की यहाँ जो विशेषता नहीं थी वो थी कि मूल्य का मापन संभव नहीं होता। मूल्य ऐच्छिक भी होते हैं, संतुष्टिदायक भी होते हैं, और आपस में परस्पर संबंधित भी होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। सेकंड है, वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रभाव। कहा है वस्तु और सेवाओं का ऐसा प्रभाव जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है, वह क्या कहलाता है। तो बच्चों, वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रभाव जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है, वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है हमारी वास्तविक आय। ठीक है, ये हमारी वास्तविक आय कहलाती है। और वास्तविक आय के अंदर ही होता है, एक प्रत्यक्ष आय होती है और एक अप्रत्यक्ष आय होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, कि वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रभाव जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है। तो वो क्या कहलाता है, वो क्या होती है, वो हमारी कहलाती है वास्तविक आय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, वास्तविक आय। थर्ड है, मजदूरी, वेतन, मकान किराया, जमीन किराया, पेंशन और रॉयल्टी बैंक कहलाते हैं। जो ये मजदूरी है, जो एक मजदूर शारीरिक श्रम करके जो मजदूरी पा रहा है, एक वेतन जो मानसिक रूप से कार्य करता है उसको वेतन मिलता है, मकान का किराया, जमीन का किराया, पेंशन और रॉयल्टी जो है ये क्या कहलाती हैं। तो बच्चों, हमारी एक आय होती है जो वास्तविक आय होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रत्यक्ष आय होता है, एक अप्रत्यक्ष आय होता है। प्रत्यक्ष आय वो होती है जो हमें डायरेक्ट प्राप्त होती है, इसमें हमारा पैसा खर्च नहीं होता। और अप्रत्यक्ष आय होती है जो हमें लेन देन, वस्तु सेवा, काम के बदले में मुद्रा के रूप में मिलती है या फिर सुविधाओं के रूप में मिलती है। तो ठीक है, यहाँ मजदूरी, वेतन, मकान का किराया, पेंशन जो होता है ये आता है हमारा अप्रत्यक्ष आय के अंदर। सॉरी, ये आता है हमारा प्रत्यक्ष मुद्रा आय के अंदर आता है। मजदूरी, वेतन, मकान का किराया, पेंशन, रॉयल्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रत्यक्ष मुद्रा आय। फोर्थ है, बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद है। जो बजट हम बनाते हैं, जो हमारी आय आती है, उसको हम जब पहले ही उसका हम बजट तैयार कर लेते हैं कि कहाँ हमारी ज़रूरी आवश्यकताओं को हमें पहले पूरा करना है, बाद में उससे कम ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसी प्रकार से हम अपना एक बजट बनाकर तैयार रखते हैं, जिसमें भविष्य में कोई भी आने वाली समस्या या भी कोई आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाए, उसमें हमारा जो आय व्यय का जो प्रारूप होता है, जो संतुलन होता है, वो ना बिगड़े। उसके लिए हम पहले ही अपना एक बजट बना के एक प्लानिंग से अपना चलते हैं। तो जो इसका अंतिम मद होता है, देखो वो क्या होता है, ऑप्शन में दिया है, प्रतिदिन संतुलित एवं बढ़िया भोजन लेना, धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना, स्वयं का घर या विलासिता वस्तुओं पर व्यय करना। तो देखो बच्चों, जो बजट का प्रमुख और अंतिम मद क्या होता है, बजट बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य मान लो और अंतिम मान लो, क्या उद्देश्य होता है, यही उद्देश्य होता है ना कि धन को हम आकस्मिक प्रयोग के लिए रखें,
जिससे कि कोई भी ऐसी दुर्घटना हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें हमें धन की जरूरत पड़े और हम उसको यूज कर सकें। इसलिए हम एक बजट बनाकर रखते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी सेविंग्स करते हैं। तो ये इसका अंतिम और प्रथम जो होता है बजट बनाने का उद्देश्य, वो होता है धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन है, चालू खाते में से पैसा निकाला जा सकता है। जो चालू खाता होता है, ये जो करंट अकाउंट होता है, सबसे पहले तो आप यही जान लो कि चालू खाता किसके लिए होता है। ये व्यापारियों के लिए होता है, जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनकी दुकान होती है, जो लोग व्यापार चलाते हैं, उनके लिए ये करंट अकाउंट खोला जाता है। इसमें क्या होता है, दिन में एक बार पैसा निकाल सकते हैं, सप्ताह में एक बार निकाल सकते हैं, महीने में एक बार निकाल सकते हैं, या आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप याद रखेंगे, जो चालू खाता होता है, जो हमारा करंट अकाउंट होता है, जो व्यापारियों के लिए खोला जाता है, इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार कई बार निकाल सकता है और कई बार डाल भी सकता है। इसमें कोई ब्याज, कोई ऋण का वो नहीं होता, प्रावधान नहीं होता। इसमें व्यक्ति को कोई भी ब्याज भी नहीं मिलता, उसे कोई ऋण भी नहीं चुकाना पड़ता। लेकिन हाँ, जब वो अकाउंट ओपन करता है, अपना करंट अकाउंट बैंक में ओपन कराता है, तब उसको इसका शुल्क जमा करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता कि आप कभी, इसमें लिमिट नहीं है कि आप एक ही बार महीने में पैसे जमा कर सकते हैं या इतने ही कर सकते हैं। कोई लिमिट इसमें निश्चित नहीं होती। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं और इसमें डाल भी सकते हैं। ये हमारा होता है करंट अकाउंट। सिक्स है, बही खाता है एक। क्या है बही खाता एक? क्या रोकड़ बही है, तुलन पत्र है, या जर्नल है, या मूल लेखा पुस्तिका है? तो जो ये बही खाता होता है, आपने देखा होगा जो दुकानदार हैं उनके पास एक रेड कलर का रजिस्टर होता है या डायरी होती है, जिसे बही खाता बोला जाता है। यह एक मूल पुस्तिका होती है। और ये क्या होता है, जैसे हम कोई दुकानदार है, हम कोई दुकान चलाते हैं या कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें जितना भी हमारा लेन देन होता है उस सब का रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है, कि कभी हमें क्रॉस चेक करना हो या उस हमें पूरे माह का बजट देखना हो, हमारा कितना बिका कितना नहीं, पूरा उसका विवरण जानना हो, तो इसमें सब कुछ रिकॉर्ड लिखा जाता है। हम इसे वापसी ट्रैक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो जो बही खाता होता है, ये हमारी मूल लेखा पुस्तिका होती है, जिसमें व्यापार और दुकान से संबंधित सभी लेन देन और सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। सेवंथ है, निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक होता है? निम्न प्रकार में से किस प्रकार का लेखा है जो भविष्य योजना के लिए सहायक होता है? फर्स्ट दिया है दैनिक लेखा, मासिक लेखा, वार्षिक लेखा, या फिर साप्ताहिक लेखा। तो बच्चों आप याद रखेंगे, ऐसा लेखा जो हमें भविष्य में सहायता प्रदान करता है, वो होता है हमारा मासिक लेखा। कि हम महीने का एक बजट बनाकर चलें, महीने की एक डायरी बना लें और उसमें नोट डाउन करते रहें कि हमारा इतना खर्च हो गया, इस महीने हमने इतनी सेविंग कर ली, कुल जो हमें इनकम मिली वो इतनी मिली। तो इस टाइप से आप अपना मासिक, एक मंथली अपना एक रिकॉर्ड एक डायरी में तैयार करके रखें, जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका इस महीने कितनी सेविंग हुई, या फिर उसके हिसाब से आप अपना नेक्स्ट मंथ का बजट बना सकते हैं कि यहाँ हमारा फालतू खर्चा हो गया, अब हमें यहाँ नहीं करना, ये हमारी आवश्यकताएं हैं, इनको पहले पूरा करना है। तो इस हिसाब से होता है कि जो हम भविष्य की योजना बनाते हैं, उसमें जो लेखा सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है हमारा मंथली लेखा, मासिक बजट होता है जो हम तैयार करते हैं। 8 क्वेश्चन है, बजट सफल होता है, एक बजट जो है वो कब सफल होता है? ऑप्शन में दिया है, क्या आय बढ़ाकर, सेकंड है व्यय कम करके, या फिर आय व्यय के सही संतुलन से। तो आपको पता है, जो एक आदर्श बजट, जिसे एक संतुलित बजट भी कहा जाता है, वो कब सफल माना जाता है? जब हम आय व्यय का संतुलन बनाकर रहें, और जो हम मितव्ययता से इसको खर्च करें, उनमें मितव्ययता होना चाहिए आय और व्यय में। तो इसका अगर जो प्रारूप है वो संतुलन होगा, बैलेंस होगा, तो क्या होगा, हमारा बजट खराब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस महीने हमारा ज्यादा खर्चा हो गया, अब हम अगले महीने कैसे करेंगे। हम स्टार्टिंग से ही, मंथ के स्टार्टिंग से ही क्या करेंगे, अपनी इनकम से व्यय को निकाल कर और साइड में सेविंग भी करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने बजट को तैयार रखेंगे, आय व्यय का बजट पूरी तरह से हम संतुलित करके रखते हैं, वही होता है हमारा सफल बजट। नाइन्थ है, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर
आधिक्य को बचत कहा जाता है। ये बचत की डेफिनेशन दी है, तो ये किसने दी है कि वर्तमान आय जो हमारी प्रेजेंट में इनकम है, इसके अंतर्गत उपभोग व्यय पर आधिक्य अधिकार को बचत कहा जाता है, सेविंग कहा जाता है। ये कथन पूछा है कि किसने दिया है, तो आप याद रखेंगे जो ये बचत की डेफिनेशन है वो दी है हमारी किन्स ने। किसने दी है? किन्स ने ये डेफिनेशन दी है बचत की। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, किन्स। 10th क्वेश्चन है, बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। पूछा है जो हम सेविंग्स करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, हम जो सेविंग्स करते हैं कि आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाए या हमें पैसों की जरूरत पड़े, तो हम वो किस प्रकार से करेंगे। क्या गहने खरीद कर करेंगे, घर में सुरक्षित रख कर करेंगे, या फिर कई प्रकार के लाभजनक योजनाओं से करेंगे, या फिर बीमा पॉलिसी में लगाएंगे। तो बचत का जो सबसे अच्छा होता है उपयोग वो क्या माना जाता है कि हम बीमा पॉलिसी में लगा दें। ये जो होती है ये जीवन पर्यंत भी होती है, कुछ निश्चित समय के लिए भी की जाती है। यहाँ पे सेविंग्स का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर आप अपना साइड में पैसा बचा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो आप क्या करें, छोटे छोटे बीमा पॉलिसी करा लें, जीवन पर्यंत वाली करा लें या फिर एक निश्चित समय वाली करा लें। तो इससे क्या है, आपका पैसा इकट्ठा होता रहेगा और लास्ट में जाकर आपको उस पर ब्याज लगकर एक बहुत अच्छा अमाउंट आपको मिल जाएगा, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा भविष्य में। 11th क्वेश्चन है, पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई, क्या कहा है, जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है। जो पारिवारिक सदस्य हैं उसमें एक गृहिणी है जो क्या कर रही है, सिलाई कर रही है और बुनाई कर रही है। तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, किस चीज का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया है, क्या वास्तविक प्रत्यक्ष आय का है, क्या वास्तविक अप्रत्यक्ष आय का है, या धन का है, या आत्मिक है। तो आपको पता है कि जो प्रत्यक्ष आय होती है वो होती है कि हम क्या करते हैं, ये हमें मुद्रा खर्च करके नहीं मिलती, डायरेक्ट मिलती है। तो ये जो होती है पारिवारिक सिलाई और बुनाई, कोई लेडी है, कोई गृहिणी है, वो घर में सिलाई और बुनाई कर रही है, तो वो क्या है, आय से अतिरिक्त एक काम कर रही है, उसने अपना एक छोटा सा काम शुरू किया गया है, उससे जो आय आ रही है वो सीधा आ रही है, तो वो कहलाती है हमारी वास्तविक प्रत्यक्ष आय। जो एक गृहिणी है वो सिलाई बुनाई करके निकाल रही है, तो जो उसकी इनकम वो हो जाती है वास्तविक प्रत्यक्ष आय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा होती है। आपको पता है कि बैंक जो होता है वो कई प्रकार का होता है, मतलब एक बैंक जो है इसमें कई रूम होते हैं। मानो ये बैंक है, ठीक है, ये एक बैंक हो गया, इसमें क्या है, एक हमारा एफडी का रूम हो गया, एक हमारा आरडी का रूम हो गया, एक हमारा करंट अकाउंट का रूम हो गया, चालू खाता जिसे बोलते हैं, एक हमारा सेविंग अकाउंट हो गया, और एक हो गया हमारा होम सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो ये जो एक बैंक हमारा है इसमें इतने रूम होते हैं, एक एफडी होता है, एक आरडी होता है, एक चालू खाता होता है जिसे हम करंट अकाउंट भी बोलते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है, और एक होम सेविंग सेविंग अकाउंट होता है। इसमें कहा है कि बैंक खाते में जो धनराशि है वो हम एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं। तो निश्चित समय के लिए हम किस में जमा करते हैं, वो करते हैं हम सावधि जमा में, जिसे हम कहते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट होता है, इसमें क्या करते हैं हम, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए एक अमाउंट, एक नकद हम इसमें जमा कर देते हैं, और जब इसका टाइम, जब इसकी मैच्योरिटी होती है तो इसमें ब्याज के साथ हमें एक बहुत मोटी रकम मिलती है। ये हमारा सावधि होता है, एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। आवर्ती में क्या होता है, ये आरडी होती है। ये क्या होता है, हमें मंथली हम एक अमाउंट मान लेते हैं कि जैसे 5,000 रुपए है, तो हमें मंथली ये सेव करना है। इसमें हम मंथली के हिसाब से चलते हैं, और साल में जब पूरा हो जाता है उसके बाद जो उसमें ब्याज लग के मिलती है वो हमारी मूल राशि होती है।
ठीक है। ये आवर्ती जो होता है ये मंथली होती है, लेकिन ये जो सावधि होता है फिक्स्ड अमाउंट जो होता है ये हम साल में करते हैं, या फिर 5 साल का एक साथ हमने 5 लाख रुपए जमा कर दिए, 5 लाख को हम 5 साल बाद देखेंगे तो जो हमारा अमाउंट है वो 5 की जगह हो जाएगा, शायद 7 हो जाए या 8 हो जाए। जो ये एफडी होता है ये बैंकों के द्वारा चलाई गई एक योजनाएं है, लेकिन एफडी में हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो हमें ब्याज मिलता है वो मिलता है हमें एफडी में, आवर्ती में उससे कम मिलता है, करंट अकाउंट में मिलता नहीं है, क्योंकि व्यापारियों के लिए होता है वो जल्दी जल्दी निकालते रहते हैं, जल्दी जल्दी इसमें पैसा डालते रहते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जो हमें ब्याज मिलता है वो मिलता है एफडी में, और जो हम एक निश्चित समय के लिए अवधि के लिए पैसे जमा करते हैं वो किस में करते हैं, एफडी में करते हैं। 13 क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का। पारिवारिक बजट जो हमने परिवार का बजट बनाया है उसको प्रभावित करता है, क्या करता है, परिवार के सदस्यों का क्या आत्मनियंत्रण करता है, दूरदर्शिता करता है, मितव्ययता करता है। तो बच्चों पारिवारिक बजट को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं जो परिवार के सदस्यों के लिए होते हैं वो आत्मनियंत्रण भी होता है, दूरदर्शिता भी होता है, मितव्ययता भी होता है, ये तीनों ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। परिवार के बजट को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हो गए, आत्मनियंत्रण हो गया, दूरदर्शिता हो गया और मितव्ययता हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। 14 क्वेश्चन है, बैंक एक संस्था है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आपने देखा होगा, आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंक एक संस्था है। तो बैंक एक कैसी संस्था है, बैंक जो होती है एक व्यवसायिक संस्था होती है। कैसी संस्था है, बैंक एक व्यवसायिक संस्था है। ठीक है। जिसमें क्या है, व्यक्ति अपना पैसा जमा करता है और उसे कुछ टाइम बाद ब्याज के रूप में वो मिल भी जाता है। और क्या करता है बैंक, बैंक हमें आरडी, एफडी, करंट अकाउंट की भी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा बैंक हमें ऋण भी देता है। इसके अलावा बैंक क्या करता है, बैंक हमें वो लॉकर की भी सुविधा प्रदान करता है कि जो हमारे कीमती गहने होते हैं वो हम इनमें रख दें और हमारा जो गहना है वो सुरक्षित रहे। तो बैंक क्या हो गया, बैंक एक व्यवसायिक संस्था है जिसके अंतर्गत ये सारे काम किए जाते हैं। और आपको आज बताऊं कि जो ये बैंक होता है ये हमें ऋण देता है, लोन देता है। हमने होम लोन लिया, या फिर हमें 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 घर खरीदना है, हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या हमें कोई कार खरीदनी है, तो हम क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। तो ये जो लोन होता है, ये जो ऋण होता है, ये हमें मतलब किस प्रकार से मिलता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो बैंक होता है वो हमें 4C के आधार पर बैंक हमें क्या करता है, लोन देता है। अब आप पूछोगे कि मैम ये 4C क्या होता है। 4C का मतलब होता है, फर्स्ट होता है कैरेक्टर। आज मैं आपको बताती हूँ कि लोन जो है बैंक वो आपको कैसे देता है। फर्स्ट सी का मतलब है कैरेक्टर, सेकंड का होता है कॉल रेट, एंड थर्ड सी होता है हमारा कैपेसिटी, एंड होता है हमारा कैपिटल। अगर हमें एक बैंक से ऋण चाहिए, लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए लोन चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए लोन चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, आपके ऊपर CCC लागू करेगा। CCC का मतलब क्या है, फर्स्ट सी है कैरेक्टर। वो आपका कैरेक्टर देखेगा कि क्या आपके ऊपर पहले से कोई लोन तो नहीं चल रहा, या आपने कितने अमाउंट का लोन लिया हुआ है, या आपने किन चीजों के लिए लोन लिया लिया है। तो बैंक क्या करेगा, सबसे पहले आपका कैरेक्टर देखेगा। दूसरे नंबर पे वो कोलेटरेट करेगा, मतलब वो देखेगा कि आप जो ऋण ले, आप जो लोन मांग रहे हैं, जितना अमाउंट मांगा है आपने लोन के रूप में, मानो आपने 10 लाख रुपए मांगे हैं, अगर 1% ऐसा होता है कि आप वो ऋण ना चुका पाए, बैंक को ना दे पाए, तो इसके मुआवजे में आपको क्या है, उतनी कीमत की कोई चीज, मतलब मानो घर रख दो या गहने रख दो, आपको उतनी रकम का रखना पड़ेगा, इसके आपको जितना लोन चाहिए उसके अमाउंट में। थर्ड होता है कैपेसिटी,
बैंक क्या देखता है? आपकी कैपेसिटी देखता है, आपका पिछला रिकॉर्ड देखता है कि आप इतने कैपेबल हो कि जो आप इतना लोन ले रहे हो कि आप उसको चुका सकते हो। आपका पिछला बायोडाटा देखेगा, वो बैंक की हिस्ट्री देखेगा, आपके घर का पूरा ब्यौरा निकालेगा कि आप कहाँ काम करते हैं, आपको कितना पैसा मिलता है, मंथली आपकी कितनी इनकम है। इसके हिसाब से आपकी कैपेसिटी को देखकर आपको लोन देगा, और लास्ट में आपकी कैपिटल को वो डिसाइड करेगा कि आपने जो कैपिटल ली है, क्या आपने वो सही कैपिटल ली है या नहीं, मतलब आप उसको चुका पाओगे या नहीं। तो उसके हिसाब से हमें क्या करता है, बैंक जो है एक लोन देता है। तो ये लोन की पॉलिसी होती है कि जो बैंक है एक 4C के आधार पर आपको लोन देगा, ठीक है। 4C के आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपसे 4C का मतलब पूछ ले। तो 4C में हमारे 4C आते हैं। फर्स्ट हमारा कैरेक्टर आता है, कॉलिटरेट आता है, कैपेसिटी आती है, एंड क्या आता है, कैपिटल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक क्या है, एक व्यावसायिक संस्था है। 15 क्वेश्चन है, डाकघर में आवर्ती जमा खाता, आवर्ती होता है हमारा आरडी, जिसे हम मंथली पे करते हैं, कितने वर्ष के लिए खोला जाता है। जो डाक खाने होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, उसमें जो हम आरडी ओपन कराते हैं, अपना आरडी का अकाउंट ओपन कराते हैं, तो वो कितने वर्षों के लिए कराते हैं, वो हम कराते हैं 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए कराते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। 16 है, गिफ्ट चेक की न्यूनतम धन राशि होती है। जो हमें उपहार में चेक मिलता है, जो हमें गिफ्ट के रूप में जो चेक मिलता है, उसकी जो मैक्सिमम वो होती है, राशि होती है, वो कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 11 रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 11 रुपए। 17 क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट बनाने में अर्थशास्त्रियों को लाभ है। जो हम पारिवारिक बजट बनाते हैं उसमें अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होता है? फर्स्ट दिया है, जनता की आय की जानकारी होती है। सही बात है, जो अर्थशास्त्री हैं, अगर हम पारिवारिक बजट बना के रखते हैं तो उनको क्या होता है, जनता की आय की जानकारी मिलती है। सेकंड है, जनता के कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, कि व्यक्ति जो है, जो जनता है, वो कर देने की क्षमता है या नहीं है, कितनी है, उसकी जानकारी उनको मिलती है। सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगाने संबंध में जानकारी होती है। तीनों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल राइट हैं। पारिवारिक बजट बनाने में अर्थशास्त्रियों को लाभ मिलता है, जनता की आय की जानकारी भी मिलती है, जनता के कर देने की क्षमता का भी पता चलता है, सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगाने संबंधी जानकारी भी प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। 18 क्वेश्चन है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है। जो हमारी नीड होती है, इसकी पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट दिया है साधन, योग्यता, भोजन या सभी। तो जो हमारी नीड होती है, जो हमारी आवश्यकता होती है, इसकी पूर्ति के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, वो होते हैं हमारे साधन। अगर हमारे पास साधन है तो हम अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो देखे जाते हैं, हमारे सोर्सेज देखे जाते हैं कि हमारे पास साधन है या नहीं है। अब है तो उनके हिसाब से अपनी नीड को हम फुलफिल करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, साधन। 19 क्वेश्चन है, व्यक्तियों को कर राहत, कर जो होता है दृष्टिकोण से निम्न में कौन अन्य से भिन्न है? व्यक्तियों को कर राहत दृष्टिकोण से निम्न में कौन अन्य से भिन्न है? फर्स्ट दिया है राष्ट्रीय बचत पत्र, एनएससी जो होता है, ये हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सार्वजनिक भविष्य निधि जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, इंदिरा विकास पत्र, ये होता है हमारा केवीपी, किसान विकास पत्र, और या फिर इनमें से सभी। तो जो व्यक्तियों को कर राहत दृष्टिकोण से जो भिन्न होता है, वो होता है हमारा इंदिरा विकास पत्र। ये डाकखाने द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें क्या होता है कि हम नगद देकर कुछ हमें पत्र, कुछ पेपर्स के रूप में हमें मिल जाती है, उस पर हमारी राशि लिखी हुई होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, और इसका मैच्योरिटी टाइम होता है डाक खाने में 9 साल है। आपने माना कि 1 लाख रुपए के किसान विकास पत्र ले लिए आज की डेट में, तो 9 साल बाद क्या होगा, वो आपको डबल मिल जाएंगे। इस पे क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज चलती है। तो ये जो होता है व्यक्तियों को कर राहत दृष्टिकोण से भिन्न होता है, कौन होता है, इंदिरा विकास पत्र होता है, केवीपी, किसान विकास पत्र। और ये जो होती है, ये डाक खाने द्वारा चलाई गई योजनाएं होती हैं, ठीक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। 20 क्वेश्चन है, आयकर निम्न प्रकार कर है। जो आयकर है इनकम टैक्स होता है, ये निम्न प्रकार का कर है। कैसा कर है जो ये आयकर है? क्या अप्रत्यक्ष कर है, मनोरंजन कर है, विकास कर है, प्रत्यक्ष कर है? तो बच्चों ये जो इनकम टैक्स होता है ये सीधा व्यक्ति पे लगाया जाता है, उसकी आय में से ये सीधा काट लिया जाता है। तो ये किस प्रकार का कर हो गया? ये आता है हमारा प्रत्यक्ष कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्रत्यक्ष कर। गरीबी रेखा की गणना की जाती है। जो गरीबी रेखा है इसकी गणना की जाती है, किस प्रकार से की जाती है? क्या प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से की जाती है, कुल पारिवारिक आय के हिसाब से की जाती है, कुल भूमि के हिसाब से करी जाती है, कुल जायदाद के हिसाब से की जाती है? तो जो हम गरीबी रेखा की जो गणना करते हैं, जो मापन करते हैं, वो क्या किस हिसाब से करते हैं कि हम उसमें प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं कि घर में परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं उनको किस हिसाब से और कितनी आय मिल रही है। तो हम किस हिसाब से गरीबी रेखा का गणना करेंगे? प्रति व्यक्ति आय को देखकर हम गरीबी रेखा की गणना करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 22 है, एंजल ने निम्न का बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। तो आपको पता है ये जो एंजल हैं इन्होंने क्या किया? एक तो उपभोक्ता का नियम दिया, उपभोक्ता का ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो उपभोक्ता का नियम है ये किसने दिया है? तो ये एंजल ने दिया है। और कब दिया? 1857 में। ठीक है, एंजल ने उपभोक्ता का नियम दिया 1857 में। और इन्होंने जो बजट बनाया था, इनका जो बजट है वो फेल हो गया, उसको सफलता नहीं मिली। उसके पीछे का कारण था कि उन्होंने बजट तो बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उन्होंने उस बजट में बचत का, सेविंग का कहीं प्रावधान ही नहीं करा, बचत को कहीं इंक्लूड ही नहीं करा। तो क्या हुआ? इनका जो बनाया हुआ बजट था वो विफल हो गया, उसको सफलता नहीं मिली। क्वेश्चन पूछा था नहीं है, उनके बजट में कोई प्रावधान नहीं है। किसका नहीं है? तो बच्चों बचत का नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसी की वजह से जो इनका बजट था जो इन्होंने बनाया था उसको सफलता नहीं मिली थी, वो विफल हो गया था। इन्होंने उपभोक्ता का नियम दिया है। इसमें क्या करा है? इन्होंने 5 मदें बताई हैं। 5 मदों में पहला बताया इन्होंने भोजन, सेकंड बताया है इन्होंने वस्त्र, थर्ड बताया इन्होंने शिक्षा, और फोर्थ बताया इन्होंने विलासिता वस्तुएं, और फिफ्थ बताया इन्होंने ईंधन और प्रकाश। ये 5 इन्होंने मदें बताई हैं। इसके अलावा इन्होंने इसको 3 वर्गों में बांटा है, एक निम्न वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है और एक धनी वर्ग है। तो जैसे जैसे क्या होता है, व्यक्ति की आय बढ़ती है उसका जो भोजन पर व्यय है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ये हमारा धनी वर्ग के लिए बताया है। और जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो शिक्षा के रूप में देखें तो क्या होगा? उसका जो आय, जो उसका प्रावधान है वो बढ़ जाता है शिक्षा के स्तर पर। ठीक है, तो ये एंजल ने क्या करा है? 3 इसके वर्गों में बांट दिया, एक निम्न वर्ग हो गया, एक मध्यम वर्ग हो गया, एक धनी वर्ग हो गया। 5 इन्होंने मद बताई है, एक भोजन बताया है, वस्त्र बताया है, शिक्षा बताई है, विलासिता वस्तुएं बताई हैं और ईंधन तथा प्रकाश बताया है। इन्होंने उपभोक्ता का नियम दिया और अपने बजट में क्या करा? बचत का कहीं समावेश ही नहीं किया, इसलिए क्या हुआ? इनका जो बजट था वो असफल हो गया। 23rd क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को योजना में नजरअंदाज किया जा सकता है। जो हमारी महत्वपूर्ण, जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड्स होती हैं उनको नजरअंदाज किया जा सकता है अपनी प्लानिंग में। किनको किया जा सकता है? मानसिक, अर्धलिखित, लिखित या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट नीड होती हैं, जब हम योजना बनाते हैं तो हम उनको मतलब कौन सी ऐसी नीड है जिन्हें हम नजरअंदाज कर सकते हैं? तो वो होती हैं हमारी मानसिक। लेकिन जो ये अर्धलिखित होती हैं, लिखित होती हैं, हम इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते अपनी प्लानिंग में। प्लानिंग के लिए ये आधार होती हैं, इन्हीं के आधार पर हम अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मानसिक। 24th क्वेश्चन है, मास्लो के अनुसार मास्लो के आवश्यकताओं का पदानुक्रम को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। जो मास्लो ने आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया है इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको पता है सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है? शारीरिक। सेकंड नंबर पे बताया इन्होंने सुरक्षा। थर्ड पे बताया इन्होंने सामाजिक। एंड फोर्थ पे बताया इन्होंने आत्मसम्मान। एंड लास्ट बताया इन्होंने स्व प्रत्यक्षीकरण।
आवश्यकताओं के पदानुक्रम का ये क्रम है। फर्स्ट पे हमारा शारीरिक आता है, सेकंड पे हमारा सुरक्षा आता है, थर्ड पे हमारा सामाजिक, फोर्थ पे आत्मसम्मान और फिफ्थ पे आता है स्व प्रत्यक्षीकरण। तो आप मैच कीजिए, फर्स्ट में है शारीरिक, सेकंड में है सुरक्षा, सेकंड में सुरक्षा, थर्ड में सामाजिक एंड फोर्थ है हमारी आत्मसम्मान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट हमारी शारीरिक है और सेकंड नंबर पर हमारी सुरक्षा आती है, फिर हमारा सामाजिक आता है, फिर हमारा आत्मसम्मान और लास्ट होती है हमारी स्व प्रत्यक्षीकरण। तो ये आवश्यकताओं के पदानुक्रम का क्रम है जो मास्लो ने बताया है। तो आप याद रखिएगा, इसका क्रम भी याद रखिएगा और पूछ भी सकते हैं, कोई सुरक्षा पूछ लिया कि वो कौन से क्रम में आता है, सेकंड पे आता है, थर्ड पे आता है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। 25th है पारिवारिक जीवन चक्र की सबसे लंबी पूछी है बच्चों, समयावधि किस अवस्था की है। तो आपको पता है जो पारिवारिक जीवन चक्र है इसकी मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला कौन सी होती है, स्थापना काल होता है पहला, दूसरी होती है विस्तृत अवस्था और थर्ड होती है संकुचित अवस्था। जब हम एक परिवार का निर्माण करते हैं, अपना पारिवारिक जीवन स्टार्ट करते हैं, तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट होता है स्थापना, जहां पति पत्नी होते हैं वो अपने परिवार का निर्माण करते हैं, अपने परिवार को स्टार्ट करते हैं। सेकंड होती है विस्तृत अवस्था, इसमें क्या होता है हस्बैंड वाइफ प्लस उनके बच्चे होते हैं। जब वो कुछ बड़े हो जाते हैं तो विद्यालय जाना स्टार्ट कर देते हैं, विद्यालय के बाद वो कॉलेज जाते हैं और फिर अपना करियर स्टार्ट करते हैं, कहीं रोजगार के अवसर ढूंढते हैं या रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। थर्ड जो संकुचित अवस्था होती है, ये फिर से हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं, बच्चे जो होते हैं या जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो लास्ट जो होती है फिर से हस्बैंड वाइफ की अवस्था रह जाती है, जिसे संकुचित अवस्था भी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो विस्तृत अवस्था होती है जिसमें समय लगता है वो होती है हमारी विस्तृत अवस्था, सेकंड अवस्था होती है। तो इसका ये वृद्धि अवस्था हो गई या फिर विस्तृत अवस्था कहेंगे इसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, विस्तृत अवस्था, जो सबसे लंबी अवस्था होती है पारिवारिक जीवन चक्र की। 26 क्वेश्चन है, हानि रहित और हानिकारक आवश्यकताएं किसके अंतर्गत आती हैं। जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, एक हमारी आवश्यकताएं होती हैं, एक विलासिता आवश्यकताएं होती हैं। विलासिता आवश्यकताएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है हानि रहित और एक होती है हानिकारक। अब हानि रहित कौन सी होती है, हानि रहित वो हो गई कि हमें महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक है और डेली डेली नए नए कपड़े पहनने का शौक है, तो ये क्या है हमारी हानि रहित है। मतलब इससे किसी के फिजिकली कोई ऐसे नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होगा उससे हमारा बजट बिगड़ता है। एक होती है हानिकारक कि हमें गलत चीजों का शौक है, हम गलत चीजों में पड़ गए हैं, जुआ खेलते हैं या फिर सट्टे वट्टे लगाते हैं। तो इस प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं वो हमारी हानिकारक होती हैं, जो परिवार को भी इफेक्ट डालती हैं, व्यक्ति को भी डालती हैं और एक हानिकारक होती हैं। तो ये आ जाती हैं हमारी विलासिता आवश्यकताओं के अंतर्गत। ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन राइट। 27 है नियोजन की विशेषता है। नियोजन की क्या विशेषता है, लोच में होते हैं जो हम प्लानिंग करते हैं, लोच में होते हैं, बिल्कुल इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जो हम प्लानिंग करते हैं उसे हम ज़रूरत के हिसाब से उसे छोटा बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बौद्धिक 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 व्यक्तियों का उसमें समूह होता है, बौद्धिक के हिसाब से ही हम निर्णय इसमें लेते हैं। सर्वव्यापकता होती है, पारस्परिक निर्भरता होती है, पृथक व्यवस्था होती है, अतीत मुखी होती है। तो जो नियोजन की विशेषता है, एक तो ये लोच में होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, बौद्धिक होते हैं, बौद्धिक के आधार पर ही हम निर्णय प्रक्रिया करते हैं, अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। सर्वव्यापकता होती है, सभी का इसमें होता है, और ये पारस्परिक निर्भर होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो ये हो गई हमारी नियोजन की विशेषताएं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लोच में बौद्धिक, सर्वव्यापकता और पारस्परिक निर्भरता, ये हमारी प्लानिंग की विशेषताएं हैं। 28 क्वेश्चन है, मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य है। जो हम मूल्यांकन करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह देखना कि कितना मिलना है। सेकंड दिया है यह देखना कि कितना मिल चुका है, यह देखना कि कितना मिलेगा,
या उपयुक्त सभी। तो बच्चों जो ये मूल्यांकन होता है, जब हमने एक प्लानिंग कर ली तो मूल्यांकन क्या होता है, हम लास्ट में करते हैं। ये देखते हैं कि हमारी प्लानिंग कितनी सफल हुई। हम इसमें क्या देखते हैं कि यह देखना कि कितना मिल चुका है। मूल्यांकन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हम इसमें देखते हैं कि हमें कितना मिल चुका है। हम ये नहीं देखते कि हमें कितना मिलना है, ये हम नहीं देखते। मूल्यांकन जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि हमें इसमें कितना मिल चुका है, कितने हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। और ये भी कि कितना मिलेगा, ये भी इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कि जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है यह देखना कि कितना हमें मिल चुका है, कितना हम प्राप्त कर चुके हैं। 29 क्वेश्चन है, पोज का संबंध किससे है। तो बच्चों ये पोज है। फर्स्ट बात तो यही है कि पोज क्या है, पोज की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। पोज का मतलब होता है, पी से होता है हमारा प्लानिंग, ओ से होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, एस से होता है हमारा शिफ्टिंग, एंड ई से होता है हमारा इवेलुएशन। ठीक है। अगर पोस्ट की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाए तो आप बताइए। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से शिफ्टिंग और ई से होता है हमारा इवेल्युएशन। अब इसका संबंध किससे होता है, तो बच्चों आप याद रखेंगे इसका संबंध होता है हमारे मूल्यों से, हमारी वैल्यू से इसका संबंध होता है पोस्ट का। और जो पोस्ट की फुल फॉर्म हो जाती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, शिफ्टिंग एंड इवेल्युएशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और इसका संबंध है हमारे मूल्य, वैल्यू से। लक्ष्य है, जो हमारा गोल है वो क्या है, निरंतरता का सूचक है, जीवन पर्यंतता का सूचक है, यथार्थवादी व व्यवहारवादी है। तो जो हमारे गोल हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निम्न निम्न प्रकार के साधनों को जुटा रहे हैं, तो ये क्या है बच्चों, ये निरंतरता का सूचक भी होते हैं, जीवन पर्यंतता का सूचक भी होते हैं। आदमी क्या है, अपने जीवन में निरंतर किसी ना किसी लक्ष्य की प्राप्ति में ही लगा रहता है। यथार्थवादी और व्यवहारवादी भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये सभी जो है ये हमारे गोल के पार्ट होते हैं। जैसे हम हैं, आज हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा गोल है, हमें नौकरी लेनी है, हमें एग्जाम पास करना है, हमें एक सरकारी सीट लेनी है, तो ये हमारा गोल है। तो इस प्रकार से जो ये गोल होते हैं ये निरंतर बने रहते हैं जीवन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। 31 है, प्रबंधन के फायदे नहीं है, जो हम ये मैनेजमेंट करते हैं इसके क्या फायदे नहीं है। तो देखो, समय और धन की बचत होती है। भाई समय और धन की बचत तो होगी, अगर हम मैनेजमेंट बनाएंगे, किसी भी काम को प्लानिंग से करेंगे तो समय भी बचेगा और धन भी बचेगा। सही पथ का मार्गदर्शन, बिल्कुल सही बात है, सही पथ का मार्गदर्शन भी होगा। अतीत के लक्ष्यों की प्राप्ति और गलती की संभावना कम। अगर हम प्लानिंग से काम करेंगे, मैनेजमेंट बना के काम करेंगे, तो वहाँ गलती होने की जो संभावना है वो भी कम रहेगी। लेकिन यहाँ दिया है थर्ड ऑप्शन में अतीत के लक्ष्यों की प्राप्ति। तो बच्चों जो मैनेजमेंट होता है इसमें अतीत के नहीं, भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। हमें किसकी होती है, भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, कि यहाँ पर अतीत के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती मैनेजमेंट में, भविष्य के, फ्यूचर के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्योंकि हमसे पूछा था कि मैनेजमेंट के फायदे नहीं है, तो क्या फायदे नहीं है, ये अतीत के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं है, भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति है। अगर हम मैनेजमेंट बनाते हैं तो इससे समय और धन की बचत भी होती है, सही पथ का मार्गदर्शन भी होता है, इसके साथ साथ और गलती होने की संभावना भी कम रहती है। ये हमारे मैनेजमेंट के फायदे होते हैं। 32 है, निर्णय का शाब्दिक अर्थ है। जो निर्णय है, जो डिसीजन है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसका शाब्दिक होता है काट देना। काट देने का मतलब एक हमने बहुत ही उपयुक्त विकल्प चुना है, जिसके सामने जो दूसरे विकल्प हैं वो बिल्कुल फीके हैं, बिल्कुल बेकार है। ऐसा निर्णय जो सभी निर्णयों का काट कर दे, वो होता है हमारा काट देना। निर्णय का शाब्दिक अर्थ आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि निर्णय का शाब्दिक अर्थ क्या है, काट देना। मतलब सभी निर्णयों के बीच में एक ऐसा निर्णय जिसके सामने कोई टिक ना सके, तो वो ऐसा एक उपयुक्त निर्णय होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काट देना। 33 क्वेश्चन है,
विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, क्या है? उपयुक्त विकल्प, संगठन, समायोजन या निर्णय। विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। विभिन्न तो क्या होगा चयन? क्या उपयुक्त विकल्प होगा? संगठन होगा, समायोजन होगा, निर्णय होगा। विभिन्न विकल्पों के मध्य हमें चयन करना है। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं और उसमें से हमें चयन करना है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारी निर्णय। ये क्या होगा? हमारा डिसीजन। हम अपने डिसीजन के आधार पर विभिन्न बहुत सारे विकल्पों में से एक विकल्प चुनेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। 34 है 18 का वस्त्र संबंधी मत संबंधित है। बच्चों ये एंजल्स का उपभोक्ता का नियम है कि उन्होंने 5 मत बताए हैं: भोजन, वस्त्र एंड शिक्षा, विलासिता वस्तुएं और ईंधन प्रकाश। इसमें इन्होंने दूसरा मत दिया है कि वस्त्र संबंधी मत किससे संबंधित है? तो ये किससे है? हमारे एंजल्स के लॉ से संबंधित है। इन्होंने उपभोक्ता का नियम दिया था, जिन्होंने 5 मत बताई थी। 18 वस्त्र का बताया था कि जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो भी 18 करेगा वस्त्रों पे, मध्यम वर्ग का भी 18 करेगा, और जो धनी वर्ग है वो भी क्या करेगा? 18% ही खर्च करेगा अपनी आय में से। ठीक है, तो इस 35 क्वेश्चन है हमारा। एंजलो लॉ में भोजन का वर्णन से है। 5 मदें बताई हैं, 5 मदों में इन्होंने 3 वर्ग बताए हैं। अब इन्होंने भोजन का पूछा है कि भोजन का वर्णन उन्होंने किस प्रकार से किया है। तो निम्न वर्ग के लिए बताया है उन्होंने भोजन पर 60, और मध्यम वर्ग के लिए बताया है 55, और धनी वर्ग के लिए बताया है 50। भोजन का कितना बताया है? निम्न के लिए बताया है उन्होंने 60, मध्यम के लिए बताया है उन्होंने 55, और धनी के लिए बताया है उन्होंने 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। एंजल लॉ के हिसाब से जो भोजन का वर्णन है वो है 60, 55 और 50। 36 क्वेश्चन है, बैंक किस भाषा का शब्द है? तो बैंक जो होता है ये हमारा एक इटालियन शब्द है, जो इटालियन भाषा के किससे बना है? बैंकों से बना है। बैंक शब्द किससे बना है? बैंकों से बना है, और ये एक इटालियन शब्द है, और इसका अर्थ होता है बेंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन करना। आपने देखा होगा सॉरी कि आप बैंक जाते हैं, बैंक में क्या होते हैं? मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर अपनी चेयर पर बैठ के मुद्रा का लेन देन करते हैं। वहाँ पे जो ग्राहक जाते हैं, कस्टमर होते हैं, उनसे मुद्रा लेते हैं, उनको बैंक में डालते हैं, या उनको जरूरत होती है तो उनको देते हैं। तो बैंकों क्या है? बैंक क्या है? बैंक एक इटालियन शब्द है जो कि बैंकों से बना है, और जिसका अर्थ है बेंचों पर बैठकर मुद्रा का परिवर्तन करना। ठीक है, इसका अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है कि बैंकों का क्या अर्थ है? तो बेंचों पर बैठकर मुद्रा का परिवर्तन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कि बैंक एक इटालियन शब्द है। जीपीएफ का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों जीपीएफ का पूरा नाम होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। जीपीएफ का पूरा नाम होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। ये जो फंड होता है ये सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं या अर्ध सरकारी नौकरी करते हैं उनकी आय में से ये थोड़ा थोड़ा करके काट लिया जाता है, और लास्ट में जब ये बहुत बड़ा एक अमाउंट बन जाता है, उनका रिटायरमेंट होता है, तो उनको ये राशि दी जाती है, जिससे कि क्या होता है उनको भविष्य में किसी भी प्रकार की चिंता ना करनी पड़े, उनको आर्थिक इससे संतुष्टि मिलती है। तो ये जीपीएफ जो होता है ये इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछे तो हम बताएंगे जनरल प्रोविडेंट फंड। 38 है, जीपीएफ को कब अनिवार्य बचत के अंतर्गत कर दिया गया था? अनिवार्य बचत मतलब इसमें कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई अर्ध सरकारी कर रहा है, तो उसमें उसकी चॉइस नहीं होगी कि वो नहीं, वो चाहे कि नहीं कटे हमारा जीपीएफ, तो ऐसा ऑप्शन नहीं होता। ये अनिवार्य कंपलसरी होता है कि आपको कटवाना ही कटवाना पड़ता है। तो और ये किस कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1965 में। ठीक है, आप सन याद रखेंगे कि जो जीपीएफ है इसको कब अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था? तो 1965 में इसको लागू कर दिया गया था। 39 है, संपूर्ति आय है।
तो आप पहले तो यही जान लो कि जो ये संपूर्ति आय है ये क्या होती है। संपूर्ति आय वो होती है जो हमारी आय से अलग हमने कोई काम कर रखा है, वो हमारी संपूर्ति आय होगी। आय से अलग काम मतलब हमने क्या करा है, घर पे अपना अचार बना के हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर घर पे हमने कुकिंग क्लासेस चलाई गई हैं, हमने डांस क्लासेस चलाई गई हैं, तो क्या है हमारे घर में जो मंथली इनकम तो आ ही रही है, लेकिन हमने साइड में एक बिजनेस कर रखा है, ठीक है। जैसे ऑप्शन में दिया है वेतन प्राप्ति, पापड़ बनाना, शेयर या मजदूरी। तो जो पापड़ बनाना है ये हमने क्या है अपना साइड में एक काम कर रखा है, आय से अलग हमने एक अपनी एक इनकम जोड़ी हुई है, वो क्या है पापड़ बनाना। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा संपूर्ति आय के अंतर्गत आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। 40 क्वेश्चन है, साइकिल विधि में प्रयोग होने वाला यंत्र है। देखो बच्चों, ये जो यंत्र है, यंत्र का नाम हमसे पूछा है। ये कार्य सरलीकरण की टेक्निक्स हैं। कार्य सरलीकरण जो है ये मुंडेल जी ने दिया था, और इन्होंने क्या बताया था, कार्य को इजी कैसे बनाया जाए कि उससे हमारा समय, धन और शक्ति की बचत हो। तो इसके लिए उन्होंने कार्य सरलीकरण की टेक्निक दी थी। उसमें उन्होंने दो मेथड बताए थे। एक क्या बताया था, एक बताया था हमारा औपचारिक, और दूसरा बताया था हमारा पेन पेंसिल। ठीक है, औपचारिक जो विधि होती है ये हमारी प्रयोगशाला में ही पॉसिबल होती है, लेकिन जो ये पेन पेंसिल है ये हमारी घरेलू विधि होती है। औपचारिक के अंदर आते हैं हमारे माइक्रो मोशन, ये मेथड है। सेकंड है मेमो मोशन। थर्ड है हमारा स्टॉप वॉच। और फोर्थ है हमारा साइक्लोग्राफ। पेन पेंसिल के अंदर आता है हमारा पाथवे चार्ट। सेकंड होता है हमारा प्रोसेस चार्ट। थर्ड आता है हमारा ऑपरेशन चार्ट। और फोर्थ होता है हमारा मल्टीमेंट चार्ट। ये हमारी मुंडेल जी ने बताया था कार्य सरलीकरण की दो टेक्निक, एक औपचारिक बताई थी और एक पेन पेंसिल बताई थी। तो जो साइक्लोग्राफ है ये किसके अंतर्गत आती है, औपचारिक के अंदर हमारी साइक्लोग्राफ होती है। और इसमें जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो होता है क्रोनोसाइकिल। इसमें क्या होता है, दो उंगलियों के बीच में एक बल्ब लगा दिया जाता है, और जो व्यक्ति काम करता है उसकी गति को, जब वो बल्ब जलता है तो उसकी पिक्चर को क्लिक कर लिया जाता है, और इस हिसाब से उसके रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं कि जो व्यक्ति है उसने काम करने में कितनी गति की, कितना उसका मूवमेंट हुआ, किस हिसाब से उसने झुका, मतलब किस हिसाब से उसने अपने वर्क को करा। तो ये जो यंत्र का नाम होता है वो होता है क्रोनोसाइकिल, जिसे हम अपनी दोनों उंगलियों के बीच में लगा लेते हैं और पिक्चर के माध्यम से हम उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये सारे क्वेश्चन भी याद रखेंगे। कार्य सरलीकरण की दो टेक्निक है, औपचारिक पेन पेंसिल, और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं ये भी हम इसके साथ साथ याद रखेंगे। इसका जो यंत्र का नाम है वो है क्रोनोसाइकिल। 41 है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कौन कौन से हैं। ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कौन कौन से हैं। तो पहली बात तो आप यही देखो कि बाजार होते कितने प्रकार के हैं। देखो, एक होता है हमारे आकार के आधार पर बाजार, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे स्थान के आधार पर। एक होते हैं हमारे कानूनी और वैधानिक आधार पर। एक होते हैं हमारे क्रय शक्ति के आधार पर। एक होते हैं हमारे प्रतियोगिता के आधार पर। और एक होते हैं हमारे अन्य, जिसमें ये मानो कि जैसे साप्ताहिक लगते हैं या ठेले वाले जो होते हैं, ये हमारे अन्य बाजार के अंदर आ जाते हैं।
ठीक है। तो बाजार कितने प्रकार के हो गए, हमसे पूछ ले तो 6 प्रकार के होते हैं। एक आकार के आधार पर, स्थान के आधार पर, कानूनी आधार पर, क्रय शक्ति के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, अन्य बाजार के आधार पर। अब हमें यहाँ से पूछा है कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कौन से हैं। तो प्रतियोगिता के आधार पर होते हैं हमारे अपूर्ण बाजार, पूर्ण बाजार, एकाधिकार द्वारा बिक्री बाजार और विशिष्ट बाजार। ये सब आते हैं हमारे प्रतियोगिता के आधार के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 42 क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु या सेवा मनुष्य की किसी भी शारीरिक मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, यदि कोई वस्तु है, कोई सेवा है, वो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक जरूरत आवश्यकता को पूरा करता है, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता तत्व निहित है। भले ही उसके उपभोग से व्यक्ति का समाज भयानक या अहितकर प्रभाव पड़े। तो यह कथन किसका है, ये परिभाषा किसने दी है, तो आप याद रखेंगे परिभाषा दी है प्रोथ होम्स ने। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसे वस्तु और सेवा की किसी अगर कोई व्यक्ति वस्तु सेवा मनुष्य किसी भी शारीरिक मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता तत्व निहित है, भले ही उसके उपभोग से व्यक्ति या समाज को भयानक या अहितकर प्रभाव पड़े। ये डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, प्रोथ होम्स की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 43 क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो बच्चों ये लागू हुआ था 1986, 24 दिसंबर 1986 को ये लागू हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। 44 है, बाजार वह स्थल है जहां निम्न प्रक्रिया होती है। बाजार ऐसा स्थल है जहां पर कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, तो वहां पर क्या होता है, खरीदारी और बिक्री दोनों होते हैं। हम बाजार में जाते हैं तो वहां पे हम खरीदारी भी करते हैं, और जो ये होलसेलर होते हैं वो छोटे छोटे शॉप्स वालों को चीजें बेचते भी हैं। तो बिक्री और खरीदारी दोनों होते हैं। बाजार में क्या क्या होता है, सबसे पहले बाजार का जो पार्ट होता है, इसमें होता है हमारा उत्पादन करता जो चीजों का निर्माण कर रहा है। फिर आते हैं हमारे थोक विक्रेता जो होते हैं होलसेलर। इसके बाद आता है हमारा खुदरा बाजार, और लास्ट में आता है उपभोक्ता कंज्यूमर, जो चीजों का उपभोग कर रहा है, उन्हें यूज कर रहा है। ये हमारे बाजार के पार्ट होते हैं, बाजार के भाग होते हैं। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाजार में क्या होता है, खरीदारी और बिक्री दोनों होते हैं। 45 क्वेश्चन है, जिस कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह लगाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है। मतलब कर है, ये उसी व्यक्ति पर लगाया जा रहा है जिस व्यक्ति पर पड़ता है, तो वो क्या होता है, एक हमारा प्रत्यक्ष आय होता है। ये हमारा क्या होता है, प्रत्यक्ष आय होता है। ठीक है बच्चों, एक कर है जो उसी व्यक्ति पर लगाया जा रहा है और उसका प्रभाव भी उसी व्यक्ति पर पड़ रहा है, तो ये कौन सा कर कहलाएगा, हमारा प्रत्यक्ष कर। ये हमारे डायरेक्ट कर के अंदर आता है। 46 है, उत्पादनकर्ता के उत्तरदायित्व नहीं है। उत्पादनकर्ता जो है इसके उत्तरदायित्व क्या नहीं है, उचित मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय करना। ये तो उसका दायित्व है कि जो वस्तु है वो सभी को उचित मूल्य पर मिले, तो सही है। मानवीकृत वस्तु का विक्रय, ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड वस्तुएं जो होती हैं क्वालिटी वाइज उनके में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एकाधिकार मांग पर विक्रय, तो बच्चों यहाँ एकाधिकार नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्तियों का हित, सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमें विक्रय की योजना बनानी चाहिए। सरकारी नीतियों के अनुरूप विक्रय होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो जो नहीं है वो हो जाएगा थर्ड, कि एकाधिकार मांग पर विक्रय नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्तियों का सोच के सभी व्यक्तियों के हिसाब से जो विक्रय है वो बनाना चाहिए। तो नहीं में हमसे पूछा था, नहीं है, तो एकाधिकार मांग पर विक्रय इसका नहीं है। 47 है, कौन मूल्य से अधिक स्पष्ट है तथा यथार्थ में ग्रहण करने योग्य वस्तु अंत या उद्देश्य है। तो कौन मूल्य से अधिक स्पष्ट है
और यथार्थ में ग्रहण करने योग्य वस्तु अंत या उद्देश्य है, तो वो क्या होता है बच्चों, हमारा गोल होता है जिसकी प्राप्ति के लिए ही हम ये सारे काम करते हैं, निम्न निम्न प्रकार के साधन जुटाते हैं जिससे क्या करें, हम अपने गोल को प्राप्त कर सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, लक्ष्य। 48 क्वेश्चन है, उपभोक्ता निम्न अधिनियम के अधिकार के तहत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकता है। तो किसके अंतर्गत वो कर सकता है, जो उपभोक्ता होता है, जो चीजों को यूज कर रहा है, वो मांग पर प्रतिबंध कब लगा सकता है? क्या सूचना के अधिकार के अंतर्गत लगा सकता है, चयन के अधिकार के अंतर्गत, सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत, या मुआवजे के अधिकार के अंतर्गत? तो आप याद रखेंगे जो उपभोक्ता होता है वो अपने स्वास्थ्य हानिकारक वस्तुओं की बिक्री पर, मतलब मार्केट में ऐसी चीजें बिक रही हैं जो हमारी हेल्थ की दृष्टि से हानिकारक हैं, या फिर वो चीजों को महंगा करके दे रहे हैं, तो इसके लिए अगर वो कहीं पे अपनी अपील करेगा, अपनी जो उसकी सूचना है, तो वो कहाँ करेगा? वो आएगा हमारे सुरक्षा अधिकार के अंतर्गत, इसमें जाके वो अपना अपील कर सकता है। 49 है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिए गए सोने और चांदी के गहनों पर मानवीकृत चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है सोने और चांदी की चिन्ह वस्तुओं पर? वो होता है हमारा हॉलमार्क। और ये जो इको मार्क होता है ये उन वस्तुओं पर लगा रहता है जिससे पर्यावरण पर कोई भी नुकसान ना पहुंचे, मतलब ऐसी चीजें हैं जो हमारे पर्यावरण को हार्म ना पहुंचाए, उनको हम इको मार्क लगाते हैं। हॉलमार्क जो है ये हमारी सोने चांदी की गहनों पर लगा होता है। और गोल्ड मार्क कुछ होता नहीं है, ये होता है हमारा वुल मार्क। ये ऊन से बनी हुई, वुल से बनी हुई चीजों पे लगाया जाता है वुल मार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू, कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।